नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग निषेचन या फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। और जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने थोड़ी सी एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो नर व मादा युग्मक बनते हैं उनका संलयन ही निषेचन कहलाता है। आज इसको पूरा आगे कंटिन्यू करेंगे, जितना आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो पूरा करेंगे। और साथ में निषेचन पश्च घटनाएँ क्या होती है और भ्रूणोद्भव क्या है, इन सब की बात करेंगे और आज ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, निषेचन क्या है एक बार फिर से समझ लेते हैं। निषेचन होता है युग्मकों का संलयन। ठीक है, युग्मक संलयन कौन से युग्मकों का? जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन। जैसे नर युग्मक मान लिया मैंने शुक्राणु है और मादा युग्मक अंडाणु है, तो इन दोनों का संलयन हो जाता है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और युग्मनज बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हो? निषेचन कहते हो। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। जब युग्मकों का संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है और बाहरी माध्यम में होता है, तो बाहरी माध्यम यहाँ पर हम बोल सकते हो जल में होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हो बाह्य निषेचन। उदाहरण के लिए अधिकतर जलीय जीवों में, अधिकतर जलीय जीव इसमें जैसे शैवाल हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया और जो निम्न अकशेरुकी हैं उनमें इस प्रकार का निषेचन पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के निषेचन में जो युग्मक मुक्त किए जाते हैं अधिक मात्रा में मुक्त किए जाते हैं, क्योंकि अगर कम मात्रा में मुक्त किए जाएंगे तो जब वो युग्मक मुक्त किए जाएंगे तो वहाँ पर जो जल के अंदर जो बड़े बड़े जीव रहते हैं, मछलियाँ वगैरह, तो वो इन युग्मकों को खा जाती है। तो इससे क्या होता है, युग्मकों का संलयन नहीं हो पाता, इसलिए अत्यधिक मात्रा में ये क्या किए जाते हैं, मुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो निषेचन होता है युग्मकों का वो क्या होता है, पानी के अंदर या जल के अंदर होता है और वहीं युग्मनज बनता है और वहीं नया जीव परिवर्तित होता है। ठीक है, दूसरा है आंतरिक निषेचन। जब युग्मकों का संलयन कहाँ हो, शरीर के जीव के शरीर के भीतर होता है। जैसे हम मनुष्य के केस में बात करें, युग्मकों का संलयन जीव के शरीर के अंदर ही होता है और वहीं पर क्या बनता है, युग्मनज बनता है, वहीं पर भ्रूण बनता है। ठीक है, जैसे हम इसके उदाहरण समझते हैं, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म मतलब अनावर्त बीजी, और एंजियोस्पर्म मतलब आवर्त बीजी। इन दोनों में ही कौन सा पाया जाता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। यही होता है आपका निषेचन भी। युग्मकों का संलयन ही क्या होता है, निषेचन। संलयन के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब एक बुक में आपकी परिभाषा दी हुई है अनिषेक जनन। वैसे तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक बनता है, लेकिन आपके बुक में सिर्फ एक दो लाइनें ही दी गई है, तो हम सीधी डेफिनेशन ही पढ़ेंगे और कुछ ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो अनिषेक जनन क्या होता है? इस प्रकार के जनन में जो अकेला मादा युग्मक है वही क्या कर लेता है, नए जीव का निर्माण कर लेता है। यहाँ पर जो नर युग्मक है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी मादा युग्मक तथा नर युग्मक का संलयन नहीं होता। इसे बोलते हो अनिषेक जनन। और अनिषेक जनन की क्रिया द्वारा क्या बनते हैं, फल बनते हैं। उन फलों को क्या बोलते हैं, फल, अनिषेक फल बोलते हैं और इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन भी बोलते हो। ठीक है, तो अनिषेक जनन के उदाहरण है मधुमक्खी, रोटीफर्स, छिपकली, पक्षी। इन सभी में कौन सा होता है, अनिषेक जनन पाया जाता है। ये आप अगर हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे अनिषेक जनन के बारे में पूरा पढ़ते हो आप। ठीक है, अनिषेक जनन। ठीक है, अब बात करेंगे, हमारा अगला टॉपिक है जो कि है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाओं में आप दो टॉपिक पढ़ोगे, एक तो पढ़ोगे युग्मनज और एक पढ़ोगे भ्रूणोद्भव। ठीक है, तो चलिए निषेचन पश्च घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो निषेचन पश्च घटनाओं में आपका टॉपिक आता है युग्मनज। तो पहले हम बात करेंगे युग्मनज की। तो युग्मनज क्या होता है ये सभी को पता चल गया होगा, नहीं पता चला एक बार छोटे से लीनियर डायग्राम के द्वारा आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले हुआ नर प्लस क्रॉस मादा युग्मक, क्रॉस हुआ, उसके फलस्वरूप क्या बना, नर से तो नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक। ठीक है, ये बन गए। इसके बाद इन दोनों का क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो गया और क्या बन गया,
युग्मनज। ये युग्मनज जो होता है ये क्या है होता है, एक 2 संरचना होता है, 2 संरचना होती है जो कि सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में बनती है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में बनती है। यानी जिसमें लैंगिक जनन होगा वहाँ पर युग्मनज बनेगा। जो अभी मैंने बात करी जैसे जिनमें बाह्य निषेचन होगा उनमें युग्मनज कहाँ बनता है, जो जलीय जीव होंगे उनमें पानी में युग्मनज बनेगा, और जिनमें आंतरिक निषेचन होगा या जीव के शरीर के अंदर होगा उनमें जीव के शरीर के अंदर युग्मनज बनेगा। ये युग्मनज जो होता है वो एक पीढ़ी की या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की योजक कड़ी होता है, दूसरे पीढ़ी के बीच की योजक कड़ी होता है, कनेक्टिव लिंक, योजक कड़ी। ठीक है, तो ये एक 2 संरचना होती है जो लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनती है। ये अर्धसूत्री विभाजन करती है और अर्धसूत्री विभाजन करके आगे क्या बना लेती है, अगुणित अंडाणु का निर्माण भी कर सकती है। और ये आगे युग्मनज में क्या होता है, आगे विभाजन होते रहते हैं और लास्ट में क्या बन जाती है, भ्रूण या एम्ब्रियो बन जाता है। अब वो भ्रूण या एम्ब्रियो क्या है इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों कुछ जो फंजाई या शैवाल हैं उनमें जो युग्मनज होता है, फंजाई या शैवाल में जो युग्मनज होता है उसके चारों ओर एक मोटी भित्ति पाई जाती है, कि चारों ओर क्या पाई जाती है, मोटी भित्ति पाई जाती है जो युग्मनज को सूखने से बचाती है। मोटी भित्ति जो युग्मनज को क्या करती है, सूखने से बचाती है, उसके जीवन की रक्षा करती है। ठीक है, तो युग्मनज में बस इतना ही था कि ये द्विगुणित कोशिका होती है और एक से दूसरी पीढ़ी के बीच की योजक कड़ी है, इसके चारों ओर मोटी भित्ति पाई जाती है जो कि मतलब क्या करती है, उसे सूखने से बचाती है, और युग्मनज आगे विभाजन द्वारा एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण करता है। तो अब आगे आता है भ्रूण या भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए भ्रूणोद्भव को पढ़ते हैं। तो भ्रूणोद्भव क्या है, तो सबसे पहले हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है युग्मनज। तो युग्मनज में क्या होता है, समसूत्री विभाजन। कई समसूत्री विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं और समसूत्री विभाजन होकर क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, भ्रूण या एम्ब्रियो। भ्रूण या जो एम्ब्रियो है वो सामान्यतः 8 कोशिकीय अवस्था होती है, 8 कोशिकीय अवस्था मतलब 8 कोशिकाओं वाली होती है। ठीक है, इस 8 कोशिकीय अवस्था यानी युग्मनज के समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूण का बनना ही क्या कहलाता है, भ्रूणोद्भव कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर विभाजन कौन सा होता है वो याद रखना, समसूत्री विभाजन यहाँ पर होता है। अब ये जो भ्रूण बना है ये इसकी कोशिका विभेदीकरण से गुजरती है, यानी कोशिकाओं का विभेद होता है, और विभेदीकरण से गुजरकर प्रत्येक कोशिका एक स्पेसिफिक अंग या एक उत्तक में रूपांतरित हो जाती है। उत्तक होता है जो एक विशेष उत्तक होता है, वो एक विशेष अंग का निर्माण करता है, और विशेष अंग से किसका निर्माण होता है, अंग तंत्र का निर्माण या सिस्टम का निर्माण होता है। इस प्रकार एक भ्रूण से क्या होता है, एक जीव का निर्माण होता है। ठीक है, कोशिकाओं का विभेद हो गया, विभेद से क्या बन गई, कोशिकाओं का समूह बन गया जो कि क्या होता है, उत्तक होता है। उत्तक से क्या बन गया, विशेष अंग बन गया। विशेष अंग क्या बनाता है, आगे अंग तंत्र बनाता है। इस प्रकार से भ्रूण के द्वारा किसका निर्माण होता है, जीव के शरीर का निर्माण होता है। देखिए प्राणी 2 प्रकार के होते हैं कि जो युग्मनज का विकास किस आधार पर हुआ है, इस आधार पर जो प्राणी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अभी युग्मनज ने जीव के शरीर के अंदर विकास किया है या जीव के शरीर के बाहर विकास किए। तो अंडप्रेजक क्या होते हैं, जो प्राणी सामान्यतः अंडे देते हैं उन्हीं बोलते हैं वो अंडप्रेजक। तो अंडप्रेजक जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, निषेचित अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद इन अंडों के बाहर क्या पाया जाता है, कैल्शियम का आवरण पाया जाता है। और आवरण पाया जाता है ये पर्यावरण में, एक सुरक्षित वातावरण में या इनके जो अनुकूल वातावरण है वहाँ पर रखे जाते हैं। कौन, अंडे, पर्यावरण में, पर्यावरण के अनुकूल वातावरण में। ठीक है,
पर्यावरण के अनुकूल वातावरण में रखे जाते हैं और इनके बाहर क्या पाया जाता है, कैल्शियम का बना एक आवरण होता है जो कि अंडों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब ये अंडे क्या करते हैं, स्फुटित हो जाएंगे, अंडे स्फुटित हो जाएंगे और स्फुटित क्या होकर क्या बना लेंगे, नया जीव का निर्माण कर लेंगे, नए जीव का निर्माण कर लेंगे। ये प्रक्रिया होती है अंडप्राजक प्राणियों में, जो कि मुख्यतः अंडे देने वाले प्राणी कौन होते हैं, एवीज वर्ग जो है, पक्षी वर्ग जिसे कहते हैं, इसके प्राणी जो है वो सामान्यतः अंडे देते हैं। तो ये कौन से होते हैं, जैसे कबूतर हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, इस प्रकार से अंडे देने वाले प्राणी हैं वो क्या होते हैं, अंडप्राजक होते हैं। तो जो सजीव प्राजक होते हैं वो क्या करते हैं, वो युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण करते हैं और भ्रूण से नए जीव का निर्माण करते हैं। ये जो नए जीव का निर्माण होता है ये कहाँ होता है, जीव के शरीर के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं होता, अंडे त्याग दिए जाते हैं वातावरण में और बाद में अंडे स्फुटित हो जाते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पर संपूर्ण जो कंप्लीट प्रोसेस ही है वो कहाँ होती है, जीव के शरीर के अंदर होती है। ठीक, तो ये तो हो गई जो प्राणियों की बात है। प्राणी दो प्रकार के होते हैं, अंडप्राजक और सजीव प्राजक, इनकी बात हो गई। अब बात करेंगे पादपों की केस में क्या होता है। तो पादपों में क्या होता है, जो युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज या जो जाइगोट है, युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है, वो बीजांड के अंदर होता है, बीजांड या ओव्यूल के अंदर होता है, बीजांड या ओव्यूल के अंदर होता है। और जब जाइगोट बन जाता है पूरी तरह से, तो जो बाह्य दल है, बाह्य दल, इसके बारे में आपने पिछले साल पढ़ा होगा, बाह्य दल और दलपुंज, ये दो नाम सुने होंगे। बाह्य दलपुंज और दलपुंज या दल, वो क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं पूरी तरह से, और झड़कर क्या हो जाते हैं, मतलब जो युग्मनज है वो बीजांड में विकसित हो जाता है और युग्मनज बीजांड में विकसित हो जाता है और बीजांड आगे बीज में विकसित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहती है और लास्ट में क्या बन जाता है, अंडाशय, अंडाशय बन जाता है। अंडाशय क्या करता है, आगे फल भित्ति, फल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, फल की एक भित्ति होती है जिसे क्या बोलते हो, एपिकार्प बोलते हो। ये जो एपिकार्प होती है ये, या जो फल भित्ति होती है, ये क्या करती है, फलों को सुरक्षा प्रदान करती है, फलों को सुरक्षा प्रदान करवाने का कार्य करती है। ठीक है, तो यही प्रोसेस होती है पादपों में भी जी। वो युग्मनज है उसका परिवर्तन कहाँ होता है, बीजांड के अंदर होता है। ठीक है, बीजांड के अंदर होने के बाद जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है और बीज आगे अंडाशय में, और अंडाशय आगे क्या बनाता है, फल बनाता है, और फल के ऊपर क्या बनती है, एक फल भित्ति बनती है जिसे बोलते हो एपिकार्प, जो क्या करती है, फलों को सुरक्षा प्रदान करती है। और जो निषेचन होता है या जो युग्मनज जब बनता है तो उस समय जो बाह्य दल है और या जो दलपुंज है वो कैलेक्स और करोला वो क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। ये प्रोसेस होती है किसके अंदर, पादपों के अंदर। फल भित्ति के जो डायग्राम है वो एपिकार्प के डायग्राम आपकी बुक में दिए हुए हैं, उन्हीं डायग्रामों को मैंने आपकी स्क्रीन पर शो कर रखा है। आप वीडियो को पॉज करके उन डायग्रामों को ध्यान से देख लीजिए और नोटबुक में नोट कर लीजिए, बना लीजिए। पूछे जा सकते हैं, वैसे बेसिकली क्या पूछेगा, एपिकार्प को दर्शाइए, या यही पूछ सकता है। तो एपिकार्प का कार्य बेसिकली फलों को सुरक्षा प्रदान कराना होता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा होता है, पहला चैप्टर जीवों में जनन। और उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा अगर आपने फर्स्ट वीडियो से लेकर अभी तक की सारी वीडियो देखी है तो, वरना नहीं आएगा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो से लेकर अभी तक की सारी वीडियो देख ली है तो अच्छी तरीके से मैं नहीं मानता कि कोई आपको डाउट आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम हमारा सेकंड चैप्टर जो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, उसको स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।